खेती, किसान और आंदोलन के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम डायरेक्ट बात करेंगे जो 3 कानून आए हैं फार्म एक्ट्स, उनकी क्या कंसर्न्स हैं उनकी बात करेंगे और इन एक्ट्स से क्या फ़ायदे हो सकते हैं और किस चीज़ का किसानों को अंदेशा है उस पर भी बात होगी। और ये पूरी जो कानून है इसको एक पूरे पर्सपेक्टिव में देखेंगे, मतलब इसके फ्यूचर में क्या असरात हो सकते हैं। पहले हम फार्म बिल की बात करें। एक्चुअली ये अब तो एक्ट है और ये पहले ऑर्डिनेंस, जैसे आप जानते ही हैं, जून में ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाए गए थे और फिर जब पार्लियामेंट सेशन हुआ तो फिर इनको पास करवाया गया और ये अब 3 कानून हैं। पहला जो कानून है उसका नाम है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। अगर हम शॉर्ट में कहें तो ये जो है कानून एक तरीक़े से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए है। इसमें फार्मर जो है, जो किसान है, वो किसी भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कंपनी आकर पैसा तय कर सकती है पहले से कि कोई भी खेती करना है तो वो पहले से तय कर लेगा कि भाई आप लगाइए और हम इस रेट में आपकी फ़सल ख़रीदेंगे, ये हमारी शर्तें हैं। इसकी फ़सल की जो क्वालिटी है वो ऐसा होना चाहिए, टमाटर उगा रहे हैं तो टमाटर ऐसा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, छोटा इस रेट में लेंगे, बड़ा इस रेट में लेंगे, ख़राब इस मतलब नहीं लेंगे, या जो भी एग्रीमेंट होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट है जैसे बाकी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और उसके बाद इंश्योरेंस का भी इसमें प्रावधान है कि अगर इंश्योरेंस की कंपनी बीच में आ जाए तो वो भी मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट में उसको भी शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा ये प्रावधान है कि एग्रीगेटर का, कि जो छोटी जोत है किसानों के पास, तो उसमें तो कंपनी कोई बड़ी आएगी नहीं, तो एग्रीगेट पूरा गांव या पूरा एरिया या एक मतलब बड़ा चंक जो है वो किसान आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़रिए वो एक कर लें और फिर वो उससे बात करें कंपनी से और उसके हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट करें और फिर अपनी खेती करें। और चूँकि वो ख़रीदेगा फिर जो भी, मतलब चाहे वो एक्सपोर्टर हो या फिर फूड प्रोसेसिंग में कंपनी हो वो, तो फिर उसको आसान, यानी कि उसको ये पॉसिबल हो कि वो जो उसने एग्रीमेंट किया है वो फिर किसान से ख़रीद सके। तो उसके लिए फिर 2 कानून लाए गए हैं, जो कि दूसरा कानून जो है वो है, उसका नाम फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन 2020 है ना, एक्ट 2020। इसका मतलब ये है कि किसान जो है वो बेच सकता है मंडी के बाहर, जो अभी भी वैसे बेच सकता है, बेचता ही है। सारे तो लोग मंडी जाते नहीं हैं और हर स्टेट में मंडी भी नहीं है। बिहार में 2007 में शायद या 16 में, आई हैव टू चेक, ख़त्म हो गई है, तो लोग बाहर ही करते हैं। और जहाँ पर मंडियाँ हैं वहाँ पर भी सारे फार्मर मंडी नहीं पहुँच पाते। वो हम बात पिछले पार्ट में कर चुके हैं। तो इस कानून के तहत ये है कि कहीं भी बेच सकता है, वो पूरे हिंदुस्तान में बेच सकता है। और जो ये मंडी होंगी, ये
इस कानून के तहत जो है वो जो सरकारी मंडी है, स्टेट उसको रन करता है, उसके बाहर होगी। तो अभी तक पहले ये था कि इसमें टैक्स नहीं लगेगा। तो किसानों का ये कहना है कि अगर इसमें टैक्स नहीं लगेगा, अंदर 6-8% जो भी टैक्स लगता है, तो फिर आदमी बाहर से ख़रीदेगा, अंदर से क्यों ख़रीदेगा जो मंडी का है। तो फिर गवर्नमेंट ने अब कहा है कि नहीं, वो हम स्टेट गवर्नमेंट को ऊपर छोड़ देते हैं, वो चाहे तो बाहर वाली पे भी टैक्स लगाए और बराबर का लगाए, ये उनका हम उनके ऊपर छोड़ते हैं ज़िम्मा। दूसरा जो यानी कि ये था कि तीसरा कानून जो है वो उसका नाम है द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। अभी तक ये था कि कोई भी होर्डिंग नहीं कर सकता। एक जो भी चीज़ें हैं जैसे सीरियल, जितने भी अनाज हैं, पल्सेस हैं, दालें, एडिबल ऑयल, खाने का तेल, अनियन, पोटैटो, ये उसको यानी कि एसेंशियल लिस्ट से निकाल दिया गया है। उसकी वजह ये कि भाई जब कोई भी अगर फूड प्रोसेसिंग में है तो उसको ज़्यादा सामान की ज़रूरत होगी। तो अगर उसके ऊपर आप छापा डाल दें कि साहब इतना सामान पकड़ा गया है, तो वो क्यों फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा फार्मर से, है ना। तो एक ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है। तो ये बेसिकली जो इसमें जो बड़ा चेंज है वो ये कि अब फार्मर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट खेती कर सकता है। इसके अंदर जो चीज़ है वो ये कि एमएसपी के बारे में बात हो रही है कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। गवर्नमेंट कह रही है कि हमने इसमें कहीं नहीं लिखा है तीनों एक्ट में कि ये यानी कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, या फिर फार्मर्स कह रहे हैं कि साहब वो मंडियां ख़त्म हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट कहती है कि साहब हमने कहीं नहीं लिखा है कि मंडी ख़त्म हो जाएगी, बल्कि हम कहेंगे अब कि मतलब लिख के दे दें कि साहब मंडी रहेगी और एमएसपी भी रहेगा। तो किसान कह रहे हैं कि नहीं, अभी हम डिमांड्स पे जाएंगे तो और डिटेल में बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि नहीं, इस पर लॉ बनाइए कि साहब कोई भी एमएसपी से नीचे ना ख़रीद पाए, लॉ बनाइए। इसके अंदर हम जो तीसरा लॉ है उसमें थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे। जो कमोडिटी, एसेंशियल कमोडिटी का लॉ है, उसके अंदर लिखा हुआ है, मैं मतलब वहीं से कोट कर रहा हूँ, द सप्लाई ऑफ सच फूड स्टफ इंक्लूडिंग सीरियल, पल्सेस, पोटैटो, अनियंस, एडिबल ऑयल सीड्स एंड ऑयल, फिर थोड़ी जगह मैंने छोड़ी, मे बी रेगुलेटेड ओनली अंडर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज विच में इंक्लूड वॉर, फैमिन, एक्स्ट्रॉर्डिनरी price rise and natural calamity of grave nature। मतलब ये कि ये जो एसेंशियल कमोडिटी का होर्डिंग है, ये जब अलाउ नहीं होगी कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, जैसे कि कोविड है, या फिर कोई वॉर हो जाए, या सूखा पड़ जाए, या फिर अगर प्राइस राइज हो जाए। इस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि महंगाई इतनी बढ़ जाए कि एक साल में, जैसे कि आप अप्रैल 1 2020 से अप्रैल 1 2021 तक एक साल अगर हम माने इसे, तो इसमें ये लिखा है कि रिटेल प्राइस जो होगा हॉर्टिकल्चर का मतलब सब्जियां और जो फल हैं उनका 100% अगर रेज़ हो जाता है, यानी कि दुगना हो जाता है, तब गवर्नमेंट कह सकती है कि ये आप जो है ये एसेंशियल हो गई और इस पर आप होर्डिंग नहीं करेंगे। होर्डिंग का मतलब सब्जियां कायम में रखेंगे भाई, मतलब कोल्ड स्टोरेज होंगे, रेफ्रिजरेशन होगा, उसको जो है वो प्रोसेस करके मतलब भी रखते हैं। प्रोसेस का मतलब उसको फ्रोज़न, जैसे पीस को फ्रीज़ कर दिया जाता है, और भी सब्जियों को काट कर आप देखते ही हैं उसको फ्रीज़ कर दिया जाता है। आप फ्रीज़र में रखिए, खाइए 3 महीने तक। या फिर 50% जो सीरियल है उनका इंक्रीज़ अगर हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक साल के अंदर 12 महीने के अंदर
अगर 40% इंक्रीज़ होता है तब तो ये गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती कि साहब आप जो है वो उस पर वो नहीं करेंगे, यानी कि होर्डिंग नहीं कर सकते। तो किसानों का यानी कि इस पेज पर ये सोचना है कि इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली कि एक साल में 40, 45, 49% तक जो है कीमतें बढ़ सकती हैं। कीमतें बढ़ना किसान की नहीं, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, रिटेल प्राइस की बात हो रही है यहाँ। तो लोगों का ये मतलब जो किसान है उनका ये मानना हो सकता है, सोचना कि भाई जो हमसे ख़रीद के ले जाएंगे उसके बाद कीमतें बढ़ जाएंगी, और इस एक्ट में बाकायदा परसेंटेज भी लिखी हुई है। तो ये हो कि ये 50 से 25 कर दें, जो 100% इंक्रीज़ है उसको 50% कर दें, तो शायद कुछ बात बन जाए। अच्छा, जो इंक्रीज़ एमएसपी की है, अच्छा मैंने जैसे पहले कहा कि पढ़ा लिखा अच्छा होता है, एक्सपीरियंस भी एक चीज़ है। तो वो देखते हैं, आप देखते हैं बीच में अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें अंबानी, अडानी और जियो और इसके बारे में बहिष्कार की बात हुई और कहा कि स्टोर पे नहीं जाओ और जियो किसी वगैरह वगैरह, आपने सब पढ़ा है उसके अंदर। तो ऐसा क्यों कहते हैं? चूँकि आजकल इंटरनेट है सबके पास, टीवी पर आता रहता है, वैसे भी आप सर्च कर सकते हैं। और तो जो अगर हम 5 साल का देखें तो 5 साल पहले अगर हम यहाँ गेहूं का रेट लें तो 1625 रुपये था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आज 1975 है। यानी कि अगर आप हर साल का देखें तो 6% फिर 4% फिर 2%, यानी इस बार जो हुआ है वो 2.5% इंक्रीज़ हुआ है। तो 16-17 से यानी कि जो ईयर है 16-17 और 2021 जो इसका प्राइस जो एमएसपी का जो बढ़ा है किसानों के लिए वो 21% बढ़ा है। दूसरी तरफ लोग देखते हैं कि अंबानी जी की जो वो है नेट वर्थ वो 16-17 में 26.6 बिलियन डॉलर थी और आज 76.3 बिलियन डॉलर है, यानी कि 200% का मतलब 3 गुना बढ़ गई। तो ये अखबार में और सब में आता है। ये मैंने जो है ये ब्लूमबर्ग से लिया है, ये 14 तारीख का 14 दिसंबर का डेटा है। रोज़ाना जब मार्केट ऊपर नीचे होता है तो जब बिलियंस की बात होती है तो फिर मिलियंस ऊपर नीचे होते हैं रोज़ाना, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हो। तो कंसर्न ये है कि साहब जो बिज़नेस वाले लोग हैं या जो कॉरपोरेट हाउस हैं, बिग एजेंट हैं, इनका जो है वो और फार्मर्स का कोई बराबरी यानी कि वो नहीं है इनके। तो बैंक वाले से अगर आप बैंक के यहाँ जाइए लोन लीजिए तो उन पे इतने साइन होते हैं 20-25, वो आपसे कहेंगे मैनेजर साहब या जो भी डीलिंग मतलब ऑफिसर हैं कि साहब सब साइन कर दीजिए। आप पढ़ भी लें तो उसको क्या कर लेंगे, जब तक आप साइन नहीं करेंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो इस तरीक़े की चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है, आप करवाते ही हैं गाड़ियों का, अब तो मैंडेटरी है। तो अगर कहीं टक्कर वक्कर हो जाती है छोटी मोटी, आप कभी जाते हैं तो 25 बातें वो पूछता है आपसे, कहते कहाँ हुई थी टक्कर, कब हुई थी, कैसे हुई थी, और ये क्यों नहीं कराया, और इसका यूँ है, और फिर फ़ोन करके कहेगा कि साहब वो हो नहीं पाएगा वगैरह वगैरह। तो जब पैसे लेने की बात होती है तो मुश्किल होता है। तो ये डर है कि सब बिग प्लेयर्स हैं ये, और मतलब मैच नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो होगा पता नहीं किस तरीके का बना दे। तो इस पर थोड़ी सी बात होना चाहिए और उसके अंदर कोई बीच का रास्ता शायद निकले। चूँकि आपने अभी एक इंटरेस्टिंग ये है कि इंडिया टाइम्स में जो indiatimes.com है उसमें ख़बर थी, आपने अखबार में पढ़ी होगी, 30 नवंबर 2020 की ये थी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आजकल जो वैक्सीनेशन की, अब वैक्सीन आ गई है कोविड की, आप सबको मालूम है। तो वॉलंटियर था, एक साहब थे वॉलंटियर चेन्नई के,
उनको कुछ तबीयत ख़राब हुई, उन्होंने केस कर दिया कि साहब ये मतलब कंपनसेशन मिलना चाहिए 5 करोड़ का। तो ख़बर ये थी कि सीरम इंस्टीट्यूट ने उस पर 100 करोड़ का वो किया कंपनसेशन, चूँकि वो तो एक फ़र्द है, एक आदमी है, वो बड़ी कंपनी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी लोगों को, किसानों को ख़ास तौर से वो करती हैं। तो इसके अंदर कुछ और क्लैरिफिकेशन और समझाना बुझाना, मतलब एक कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए। डिमांड जो है जो किसानों की, वो हम जल्दी से बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि साहब रिपील कीजिए, ये तीनों जो लॉज हैं इसको ख़त्म कीजिए, हम किसी भी बदली हुई शक्ल में भी नहीं चाहते। और वो कहते हैं कि साहब ये एमएसपी की जो है वो गारंटी होना चाहिए, लॉ लेकर आइए। और स्टेट प्रोक्योरमेंट जो है वो लीगल राइट होना चाहिए। स्टबल बर्निंग, अब आजकल जो मशीन है वो जब गेहूं या धान होता है तो ऊपर ऊपर से काट लेती हैं, तो जो उसका स्ट्रॉ है वो ज़मीन में रह जाता है। अब उसको काटें तो उसके अंदर फिर अब जानवर भी नहीं हैं उतने कि पहले वो फीड जानवरों पर मतलब खा लेते थे, वो नीचे से काटते थे। अब वो ऊपर से मशीन काटती है, तो उसको किसान जो है अगले उसके फसल के लिए उसमें आग लगा देता है। तो जब आग लगाता है तो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड तो होता ही है, धुआं जाता है शहरों में और स्मॉग की प्रॉब्लम होती है, हेल्थ हैज़र्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर आप कुछ कीजिए, तो फिर कमीशन बनाया गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाकर, द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज, ऑर्डिनेंस 2020। तो किसानों की ये भी मांग है कि इसको ख़त्म कीजिए। और ये है कि डीज़ल वगैरह जब आप एसयूवी के लिए ख़रीदते हैं तो वो आपको भी उसी रेट में मिलता है। ट्रैक्टर के लिए, या जैसे जो पानी की बात हुई थी, धान में कितनी बार लगाना पड़ता है, तो पंपिंग सेट के लिए डीज़ल से चलता है तो उसको भी उसी रेट में मिलता है। अब वो कहते हैं कि साहब किसान के पास तो कोई कार्ड नहीं होता, वो जाकर दिखाए कि मैं किसान हूँ, मुझे जो है सेल टैक्स माफ़ कर दो या उस पर छूट दे दो। दुकान पे जाए, जैसे कि आप गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉइज़ हैं या फिर और जगह पर अपनी कैंटीन्स होती हैं, उसमें सेल टैक्स नहीं होता है। और एक मांग है कि एबॉलिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑर्डिनेंस, तो ये गवर्नमेंट कह रही है कि हम नहीं लाएंगे। अब एक चीज़ ये सवाल पैदा होता है कि पंजाब के ही किसान हरियाणा के क्यों दिख रहे हैं और साहब यूपी के क्यों नहीं इतने हैं, या और स्टेट में। अब तो खैर जाने लगे हैं हर जगह के, बता भी रहे हैं कि हर जगह से आए हैं। तो उसकी वजह एक ये हो सकती है कि देखिए, पंजाब में जो खेती की ज़मीन है वो 4 मिलियन हेक्टेयर है, और लैंड होल्डिंग यानी कि जो लोगों के पास है वो 10 लाख लोगों के पास है। तो हर आदमी के पास जो लैंड होल्डिंग है वो एवरेज जो है, एवरेज हर एक के पास नहीं, 4 हेक्टेयर है। अच्छा, ये कैलकुलेशन में पिछले पार्ट में थोड़ी सी गलती हो गई थी, जब मैं ये कह रहा था कि 7% हमारे पास जीडीपी है, तो वो 100 में से 7 रुपये होंगे और 1 रुपये में से 7 पैसे होंगे, तो मैंने 2 मरतबा गलत कहा, तो उसके लिए माजरत। तो यहाँ पर यानी कि जो एवरेज जोत साइज़ है वो पंजाब में 4 हेक्टेयर है, तो वहाँ बड़े किसान हैं। यानी कि वहाँ पर यानी 3 तरीक़े के हम कहते हैं, एक मार्जिनल किसान जो मतलब कभी कभी खेती करता है, कभी जब जो है उससे काम नहीं चलता, कम होती है, तो फिर उसके बाद कुछ मजदूरी मेहनत करने कहीं चला जाता है शहर वहर में, या वहीं कहीं कोई धंधा करता है। स्मॉल फार्मर होता है, एक फार्मर अबव 2 हेक्टेयर होता है। ये वो फार्मर है जिसको वो 6,000 रुपये नहीं मिलते, जो कि पीएम की तरफ से बात हुई थी उसमें। तो यानी कि पंजाब में 64.6% जो है वो फार्मर 2 यानी कि हेक्टेयर से ऊपर वाला है। यूपी में जो है वो सिचुएशन उल्टी है, यहाँ पर सिर्फ 8% ऐसा किसान है, 8% जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है। यानी कि 78% जो किसान है यूपी का वो तो मार्जिनल फार्मर है।
और 13% जो है वो स्मॉल फार्मर है। जो 8% है जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। तो इसलिए वो फ़र्क है। यहाँ पर आप देखते हैं ट्रैक्टर्स हरियाणा पंजाब के जो हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक ख़ास सेक्ट का या कम्युनिटी का कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, वो किसानों का प्रोटेस्ट है। इसमें थोड़ी सी गलती हुई है और गलती डील करने में की है शुरू में कि साहब वो IRCTC आपने पढ़ा होगा, मतलब अखबार में था। मेरे पास नहीं आया मेल, लेकिन लोगों ने कहा उसमें, मैंने भी पढ़ा कि साहब रिपोर्ट थी टेलीविज़न की भी, कि उन्होंने एक ई पुस्तक जारी की, उन ईमेल पर भेजी जिन्होंने कभी सफ़र किया होगा इंडियन रेलवेज़ में। तो उसमें उस ई पुस्तक में ये है कि गवर्नमेंट ने सिख कम्युनिटी के लिए क्या क्या किया है, कितने अच्छे रिलेशन हैं, बहुत फ़ोटो डाले गए। तो ये थोड़ा सा इससे बचना चाहिए था। उसमें ये भी था कि CA का भी जिक्र किया था कि हमने देखिए जो सिख भाई हैं पड़ोसी मुल्कों में जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको हमने उनको बुलाने के लिए और यहाँ उनको नागरिकता देने के लिए भी काम किया है और एक्ट लेकर आए हैं। और लोग थे उन्होंने, और उसमें काफ़ी सीनियर लोग थे, उन्होंने डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की पूरे मूवमेंट को, पूरे इस किसान आंदोलन को। किसी ने माओवादी कहा, किसी ने आतंकवादी कहा, किसी ने टुकड़े टुकड़े गैंग किया कहा। अभी 17 दिसंबर को एक स्टेट में उसको कहा कि अपोजिशन जो है, एक मेजॉरिटी रिलीजन जो कम्युनिटी है उसके ऊपर जो फैसला आया था उससे नाराज़ है, यानी कि उसको दूसरा मोड़ देने की कोशिश की। लेकिन कल यानी कि 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर किसी को शक है, इफ़ एनीवन हैज़ एनी कंसर्न, तो हम सर झुकाकर, हेड बाउड एंड आवर हैंड्स फोल्डेड, हाथ जोड़कर पूरी ह्यूमिलिटी के साथ हम उसके साथ डिस्कस करेंगे बात। और अगर उसका जो फियर है उसको हम कम कर सकते हैं तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। देखिए, गवर्नमेंट जब मेजॉरिटी में होती है, अगेन किसी भी पार्टी की हो, तो उसके पास पूरी एक ताकत होती है, एक जज्बा होता है, बड़े बड़े कानून लेकर आती है, और ये हर गवर्नमेंट करती है। यानी कि जो लैंड रिफॉर्म का था वो कांग्रेस लेकर आई थी शुरू में। बड़े बड़े ज़मींदार, नवाब और राजाज सबकी ज़मीनें ले ली। पावर थी और मेजॉरिटी थी, आप जो चाहें एक्ट पास करवाएं। इस पस मंज़र में मैं अपने कॉलेज डेज का थोड़ा सा 1 मिनट जिक्र करूंगा जो कि रेलेवेंट है। एक कमीशन था, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कमीशन। इसको 1979 में मोरारजी देसाई ने, उनकी जनता पार्टी सरकार थी, उन्होंने इसको बनाया था। कहा था कि अपनी रिपोर्ट दीजिए। उसके जो चेयरमैन थे बाद में, वो मंडल साहब थे, जिनका नाम BP मंडल। तो उनके नाम से, चेयरमैन के नाम से कमीशन होता है। जैसे स्वामीनाथन, अभी हम बात कर सकते हैं, चुके हैं स्वामीनाथन कमीशन की। तो मंडल कमीशन, ये जो था, इन्होंने रिपोर्ट तो अपनी तैयार हो गई थी 80 में, लेकिन उसको उन्होंने ठंडे बस्ते में, जब वो रिपोर्ट तैयार हुई तो मोरारजी देसाई साहब की सरकार चली गई, कांग्रेस आ गई। तो इंदिरा जी ने जो है वो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने भी उसको नहीं छुआ। VP सिंह जो हैं, वो नेशनल फ्रंट की सरकार उनकी बनी। उन्होंने जो है वो यानी कि स्वतंत्रता दिवस से कुछ दिन पहले 1990 में, हम कॉलेज में थे, पूरा याद है, उन्होंने ये घोषणा की कि हम जो है मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करेंगे।
बहुत हंगामा बरपा हुआ और बहुत सीरियस यानी कि रुख अख्तियार कर गया जब यानी कि उन्होंने बाकायदा इसको लागू कर दिया। यानी कि गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया 13 अगस्त को, 13 अगस्त 1990 में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ पूरे हिंदुस्तान भर में स्टूडेंट्स ने। चूँकि क्या था इसमें 27% रिजर्वेशन था ओबीसी का। ऑलरेडी जो था वो एससी और एसटी का रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में चल रहा था 22%। तो इससे ये हुआ कि साहब 50 से थोड़ा कम रह जाए, तो वो 27% बच रहा था, तो उन्होंने 27% उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। गवर्नमेंट ऑर्डर आ गया। कांग्रेस और बीजेपी सब ने खूब अपोज किया, स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा अपोज किया, पूरे उनसे कंसर्न था, जॉब्स का मामला था। अनफॉर्चुनेटली 62 स्टूडेंट्स ने इसमें अपनी जान गंवाई, यानी कि उसमें लोगों ने ख़ुदकुशी की कोशिश की, सेल्फ इमोलेट किया अपने आप को। पुलिस की फायरिंग हुई 6 स्टेट्स में, 50 लोग उसमें मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया कि रुक जाओ, इसको सुनेंगे तब जो भी होना है वो होगा। 2 साल बाद 5 जज की बेंच बैठी और उसने डिसाइड किया 16 नवंबर 1992 को उसने वो कानून अपहेल्ड किया, गवर्नमेंट ऑर्डर को अपहेल्ड किया। ये कहा कि कास्ट वाज एन एक्सेप्टेबल इंडिकेटर ऑफ बैकवर्डनेस। ये एक मेन पॉइंट था कि कास्ट के हिसाब से आप किसी को बैकवर्ड कैसे मान सकते हैं। तो वो फिर इम्प्लीमेंट हुआ और स्टे लगा, उसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ। उसमें भी ये था कि साउथ में कम स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नॉर्थ में क्यों कर रहे हैं। तो उसका एक ये किताब लिखी है इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा साहब ने, जो हिस्टोरियन हैं। उन्होंने कहा है कि साहब वो साउथ में 10% अपर क्लास थे और नॉर्थ इंडिया में 20% थे। तो एजिटेशन जब भी होता है प्रोटेस्ट, तो वो अलग अलग जगह अलग अलग कानून, उससे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली बियॉन्ड द लॉ, यानी इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं आगे, मतलब इससे क्या मतलब चीज़ें निकल के आती हैं और समझने में आसानी शायद होगी इससे। एक लाइव स्टॉक जो है वो जानवर यानी कैटल का पालन होता है, उसको कहते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी है, यूएन की। उनके हिसाब से जो है वो, चूँकि पॉपुलेशन जो है वो आगे आने वक्त में बढ़ना है, 2050 में जो है वो 2050 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 9.6 बिलियन हो जाएगी। तो उसके खाने पीने का इंतज़ाम अभी से सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, तभी तो आगे होता है। तो जो यानी कि डेयरी है, लाइफ स्टॉक है या उसके मीट की बात है, तो उसमें रिपोर्ट में ये है, स्टडी में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, कि 3 kg ऑफ सीरियल यानी कि जो अनाज है वो उसकी ज़रूरत होती है 1 kg मीट प्रोड्यूस करने में। या फिर ये कहें कि 600 ग्राम प्रोटीन जो कि एडिबल फीड से जो है मिलता है, यानी कि जो अनाज से, उससे जो है 1 किलो प्रोटीन मिल्क के फॉर्म में या मीट के फॉर्म में मिलता है। तो वो कहते हैं कि मैं कोट कर रहा हूँ, FAO एस्टिमेट्स वी नीड 70% मोर एनिमल प्रोडक्ट्स by 2050 to feed the world. Therefore, the area of land needed to raise animals will also increase.
if feed conversion ratio are not further improved। यानी ये कह रहे हैं कि 70% जो है हमें एनिमल प्रोडक्ट्स ज़्यादा चाहिए, और जो लैंड एरिया है उनका फीड ग्रो करने के लिए वो भी बढ़ेगा। भाई जानवर को खाना फीड चाहिए होता है। अभी जो है वो 18% ग्लोबल कैलोरीज जो हैं वो लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट से मिलती हैं दुनिया भर में, और 34% जो है वो ग्लोबल प्रोटीन का कंजम्पशन इससे आता है, लाइव स्टॉक से। इसकी हम थोड़ी जो है इसी कंटिन्यूएशन में बात करते हैं कि इसका लाइफ स्टॉक का जो है यानी कि एनिमल हस्बेंड्री का सीरियल से क्या रिलेशन है। दुनिया भर में जो मतलब खेती होती है, हम बड़ी बड़ी क्रॉप देख लेते हैं, जैसे कि कॉर्न है, वीट है, राइस है, बार्ले है, सोरगम है, ओट्स हैं। बार्ले ज्वार और ओट्स, इनका टोटल जो है सबसे ज़्यादा कॉर्न होता है। ये होता है कि 1.1 बिलियन टन होता है। टोटल ये जो है ये 2.6 बिलियन टन होता है, ये अनाज दुनिया भर में एक साल में पैदा। पॉपुलेशन अभी जो है वो 7.8 है। ये स्टैटिस्टा जो वेबसाइट है उससे ली गई है। तो अगर हम इसको वो करते हैं, कैलकुलेट किया हमने, तो ये आया एक साल में एक आदमी के लिए जो है वो 333 किलो, ये मैंने जोड़ा इसको और फिर इससे डिवाइड किया, तो 333 किलो अनाज पैदा होता है एक आदमी के लिए पूरी दुनिया में। ठीक है, मिलता नहीं है, कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, कहीं पर फेंका जाता है, कहीं बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, बर्बाद होता है खाना। तो 333 किलो एक साल में, तो इसका मतलब 1 किलो के आसपास हो गया, 365 दिन होते हैं, लेकिन 1 किलो तो अनाज नहीं खा सकता आदमी, है ना। यानी कि जो 2000 कैलोरी इनटेक है एक आदमी का, अगर आप देखें पूरे दिन में, तो उसको 6 आउंस यानी कि चाहिए, यानी कि अनाज ग्राम में करें तो 170 ग्राम। अच्छा, जो अगर हम वीट की बात करें तो हम लोग जो हैं वो 2018-19 में हमने जो पैदा किया हिंदुस्तान में 102 मिलियन टन पैदा किया। हमारी जो साल भर की खपत है, जिसमें ख़राब भी होता है, सड़ता भी है, सब कुछ मिलाकर 95 मिलियन टन है। तो हमारे पास तकरीबन 2018-19 में 7 मिलियन टन, मिलियन में 10 लाख होते हैं, टन में 1000 किलो होते हैं, इतना हमारे पास इजाफी था, ज़्यादा था। हम जो है वो 70 किलो पर पर्सन खाता है, यानी कि वीट का कंजप्शन है एक साल का। अब ये जो बचा, ये हम क्या करें। एक सवाल ये होता है यूएस भेज देते हैं, लेकिन यूएस में तो खुद ही बहुत ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पर जो है $205 का रेट है उनके यहाँ टन के हिसाब से, तो यानी हम कन्वर्ट करें तो 1500 रुपये क्विंटल है, हमारे यहाँ से कम। तो क्यों ख़रीदेंगे, मतलब वो क्यों ख़रीदेंगे, भेजेंगे उसका तो वो एक ऑप्शन नहीं है। लेकिन वीट में जो है उतनी प्रॉब्लम नहीं है हमें, चूँकि वीट कम जो है वो लेता है, यानी कहना चाहिए वीट जो है वो कम पानी लेता है। दूसरी बात यह है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक रॉयटर ने नवंबर 8, 2017 में एक रिपोर्ट पब्लिश की, जो कि यानी कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की थी। उसने बताया कि इंडिया ने 5.75 मिलियन टन ऑफ वीट इंपोर्ट किया है 16-17 में। बिजनेस टाइम्स, बिजनेस लाइन, हिंदू ने 4 अप्रैल 18 में ये मतलब रिपोर्ट शाया की कि 2 मिलियन टन जो है इंपोर्ट किया गया 17-18 में भी। तो कभी कभी रेन फेल हो जाती है या
ख़राब हो जाती है तो कभी कभी इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो वीट में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करेंगे राइस की। मेरे ख़्याल से इसको यहाँ रोक देता हूँ और थोड़ी सी राइस और पल्स एडिबल ऑयल और यानी कि जो हॉर्टिकल्चर की बात है, एनिमल हस्बेंड्री की बात है, वो फिर आपको पार्ट 4 में मिलेगी। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है सीरीज़ तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।